नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन, जो हमारे ग्रामर से रिलेटेड है, यानी कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है हमारे क्लास 12th के अंदर। तो देखो, इसके अंदर बेसिकली आज हम कुछ एक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका एक्चुअली पत्र लेखन यूज क्यों होता है। लेकिन एक सोचने की बात है, देखो पत्र लेखन जो है आज हम क्यों यूज करें, यदि हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल्स है, हमारे पास हर वो कम्युनिकेशन का साधन है जिससे हम कर सकते हैं दूसरों से कम्युनिकेट। लेकिन ये पत्र लेखन बीच में एक टॉपिक क्यों आया, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझो कि देखो, जब भी कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्य होता है ना, उसको एकदम रिटर्न फॉर्मेट में हमें किसी को कोई सूचना पहुंचानी है तो हम पत्र का जरिए यूज़ करते हैं। हाँ, ये जरूर ये है, लेकिन हम ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना हम एक लेटर लिख के किसी को देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कहीं भी कोई भी कार्य करवाना है, ठीक है, तो हमें जो एसडीएम होता है उसको हमें पत्र देना पड़ता है कि भाई हमारे समाज के अंदर ये कार्य हो रहा है, इसलिए या तो आप कोई आमंत्रण देने के लिए उनको, या कोई मतलब सड़क का निर्माण करवाना है उसके लिए कोई पत्र लिखन होता है, या कोई मतलब हमें जन जागरण में कोई अच्छी सूचना प्रोवाइड करवानी है जो सारे जनहित के लिए जारी हो, यानी वो कोई भी सूचना हो सकती है। जैसे कि इसके अंदर बताया है कि अभी देखो टाइम जिस तरीके से चल रहा है, यानी कि कोरोना का टाइम चल रहा है, वहाँ पे यदि कहीं लॉकडाउन करवाना था तो इससे पत्र के जरिए, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर या कहीं राज्य के अंदर कोई ऐसा कार्य है जो सरकार द्वारा करवाया जाता है, चाहे वो हमारे भारतमाला का निर्माण से लेकर हर वो कार्य, उस सभी का जो ब्यौरा होता है, उनमें जो मटेरियल लगता है, उसकी सारी जानकारी पत्रों द्वारा भी दी जाती है। ठीक है, यानी कि कोई सड़क निर्माण हो रहा है, इसे ऐसे समझो कि कोई सड़क निर्माण हो रही है, ठीक है, वहाँ पे उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए, हर वो चीज़, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट भी लिखा जाता है उस पत्रों के अंदर। मतलब वो पूरा ब्यौरा बना के आगे प्रेजेंट किया जाता है कि ये चीज़ें इस तरीके से लगेगी। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, यानी जो आज हमारा जो पार्ट फर्स्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे सारी डेफिनेशंस के बारे में, किस तरीके से प्रकार होते हैं, किस किस श्रेणियों के अंदर इनको बांटा गया है, ठीक है, उन सब टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा इसके अंदर उनके जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको बनाना सीखेंगे, उन्हीं जो आज हमने डिस्कशन करेंगे ना इस वीडियो को, उनके फॉर्मेट्स में पार्ट सेकंड के अंदर बताऊंगा। सो दोनों पार्ट्स आपको देखने जरूरी है, दोनों पार्ट्स आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है अर्थशास्त्रीय पत्र। इसको बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई सरकारी आदमी दूसरे सरकारी आदमी को पत्र लिखकर अपना संबोधन व्यक्त करता है। देखो, किसी तरीके से कोई अपना विचारों को प्रकट करना चाहता है किसी खास विषय को लेकर, या उससे बातचीत करना चाहता है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अपना जो फोकस है वो वहाँ पे देना चाहता है। यानी कि एक कुल मिला के बात ये है कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई इन्वेस्टिगेट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई एक ऐसा कोई भी सीन आ गया तो उसके लिए जो भी जानकारी चाहिएगी ना, यानी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई ब्यौरा मांग रहा है तो वो सरकारी होगा डेफिनेटली, तभी उसे अर्थशास्त्रीय जो पत्र होते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर आएगा, वरना वो अर्थशास्त्रीय पत्र के अंदर नहीं आएगा। यानी कि वो सरकारी लोगों के बीच जो भी बातचीत, जो भी उनसे डाटा लेना हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का हो सकता है, उस विषय पे खास बातचीत करनी हो, यानी कोई भी विषय हो सकता है इसके अंदर, चाहे हमारे सरकारी जो कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, या कोई देखो जैसे कि कोई स्कूलों का निर्माण कराना है, कोई सरकारी बिल्डिंग्स का निर्माण कराना है, यानी कि यदि कोई सरकारी बिल्डिंग है उसको नुकसान हुआ है तो उसके बारे में जो भी जानकारी एक सरकारी आदमी दूसरे सरकारी आदमी को देता है ना, वो क्या होती है, अर्ध सरकारी पत्र की कैटेगरी के अंदर आता है। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का वो है निविदा। देखो, निविदा क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, और ये कहाँ यूज आती है,
किसके बीच में होती है, ठीक है। निविदा को आप इस तरीके से समझ सकते हो, कोई सरकारी या जो गैर सरकारी जो संस्थान होते हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस या जो कोई कॉरपोरेट्स है, उनके द्वारा किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए, यानी कि कोई बिल्डिंग है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या माल चाहिए, ठीक है, वो सारी की सारी जो आपूर्ति होने वाली है ना, वो निविदा की कैटेगरी के अंदर आती है। यानी कि आप एक निविदा बनाओ, उसके अंदर मटेरियल्स के नाम लिस्टेड होंगे, उनका प्राइस लिस्टेड होगा और वर्क लिस्टेड होगा, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सी एक टेबल बनाई जाती है निविदा के अंदर। याद रखना कि निविदा के अंदर एक टेबल बनाई जाती है, उसके अंदर सारा फॉर्मेट्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो निविदा कहलाएगी। और वो किसके बीच में हो सकती है, सरकारी के बीच में हो सकती है और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनके अंदर भी हो सकती है। एक्चुअली जो निविदा है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है। देखो, सबसे पहली है सीमित निविदा और सेकंड है खुली निविदा। ये दो प्रकार की इस निविदा की कैटेगरी के अंदर आती है। एक्चुअली इस निविदा का जो मेन कार्य है वो पता है क्या होता है, कि इसका उद्देश्य सिर्फ कम लागत में गुणवत्तापूर्ण जो कार्य होते हैं ना, यानी कि अच्छा कार्य कम लागत के अंदर, इसका मेन उद्देश्य तो इतना ही होता है कि सबसे कम लागत बताओ और अच्छा कार्य होना चाहिए भाई साहब। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विज्ञप्ति। देखो, विज्ञप्ति को इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई सरकारी या जो गैर सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, उनके अंदर किसी निर्देश को, किसी घोषणा को या कोई निर्णय लेना हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको हमारी सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड कराना हो। इसको अलग तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कोई हमारा राज्य है, ठीक है, जैसे राजस्थान हमारा राज्य है, इसके अंदर पूरे राजस्थान के छात्रों को यदि प्रमोट करना हो तो एक ये घोषणा ही है, ठीक है, ये विज्ञप्ति के थ्रू मतलब जारी की जाती है। इसके अंदर यदि प्रमोट करना है, ठीक है, तो उनको ये जारी होगी, इसके थ्रू सारे छात्र यानी प्रमोट हो सकते हैं। यानी कि इसको सरकारी रूप में एक लेटर के फॉर्म में बताया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कि जितने भी यानी सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज है, वो एक लेटर फॉर्मेट में जारी करती है साइन करके, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम से जो निर्देशक होता है। और इसके अंदर देखो, विज्ञप्ति जो है वो सरकारी गैजेट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है, यानी जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर भी विज्ञप्ति आती है। जब हम विज्ञप्ति लिखते हैं तो कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि कार्यालय का नाम, उसका पता, शीर्षक, विज्ञप्ति का मतलब जो विज्ञप्ति का शीर्षक क्या होगा, सूचना योग्य विषय और विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद क्या है, नाम का पूरा उल्लेख किया जाना चाहिए उस विज्ञप्ति के अंदर। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्ञापन। हाँ जी, ज्ञापन। देखो, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो ज्ञापन है वो शासकीय पत्र व्यवहार में जब कोई ऊंचे पद का जो भी अधिकारी होता है ना, उसको संबोधन करके जो छोटे बैठे अधिकारी है वो उन्हें पत्र लिख के कहते हैं कि जो उनकी समस्याएं होती है, जो छोटे अधिकारी है उनके यदि सरकारी के अंदर कि उनके कोई समस्या है या उनकी कोई बात है जो उन्हें बतानी है या कोई चीज़ की कमी है, ठीक है, उस फील्ड के अंदर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई जिनके बारे में उन्हें डिस्कशन करना है या कोई जानकारी लेनी है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी ना वो ज्ञापन के अंदर आती है। देखो, ज्ञापन को आप अदर वे में समझ सकते हो कि बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है कि किसी से निवेदन करना, ठीक है, वो निवेदन करना पत्र के रूप में बड़े अधिकारी को कि ये हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे आप सॉल्व कीजिए, या कोई इन्फॉर्मेशन नीडेड है तो आप ये हमारी जानकारी दीजिए इस टॉपिक के ऊपर। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिसूचना। देखो, अधिसूचना के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आम जनता के लिए जो भी डिसीजंस लेती है या कोई आदेशों को आम जनता तक पहुंचाती है या प्रसारित करती है, ठीक है, तो उन सूचनाओं को एक वैधानिक दृष्टि से अधिसूचना कहा जाता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी सरकारी आदेश आया या कोई चेतावनी आई, यानी कि मौसम विभाग से रिलेटेड या कोई भी मतलब ऐसी सूचना जारी हुई, वो नियुक्ति हो सकती है या कोई अवकाश के रिलेटेड हो सकती है। अवकाश जैसे स्कूलों में यदि कोई किसी की डेथ हो गई या कोई भी आकस्मिक कोई भी कार्य हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड यदि अवकाश जारी होती है ना,
तो वो किसके अंतर्गत आएगी? अधिसूचना के अंतर्गत आएगी। अधिसूचना बेसिकली यही है कि किसी आदेशों को आम जनता तक पहुंचाना और उनका पालन करना, ये अधिसूचना के अंतर्गत आती है। और जो अधिसूचना है इसके अंदर डेट भी अंकित की जाती है, यानी इस तारीख को ये कार्य होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे पत्र होते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, समरण पत्र, प्रेस ज्ञप्ति अथवा जो ज्ञापन का जो प्रारूप भी है अपनाया जाता है इसके अंदर। तो ये था आज का हमारा पार्ट फर्स्ट। तो इसका बेसिकली पार्ट सेकंड भी आएगा। इसके अंदर हम फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी आज हमने डिस्कशन किया कि अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में, निविदा, ज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, इनके बारे में जो भी डिस्कशन किया ना आज, इनकी हमने एक बेसिक नॉलेज ली, ठीक है। उसके बाद इनका फॉर्मेट्स बताऊंगा कि किस तरीके से पत्रों को लिखा जाता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कीजिए और उत्साह बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आपसे विदा लेता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर।